नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोमिला केस की, जो भी 9 अप्रैल को डबल बेंच का फैसला है। उस केस से एचपीएससी और एचएसएससी की जो भर्तियां हो चुकी हैं, जो ज्वाइन कर चुके हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा और जो पेंडिंग है उन पर क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में मुख्य रूप से बात करेंगे। इस फैसले से संबंधित मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की थी। हाई कोर्ट का फैसला पीजीटी मैथ्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 29 और 44 ऑफ 2023, स्क्रीन टेस्ट नहीं होगा दोबारा, एचपीएससी और एचएससी की पिछली भर्तियों पर नहीं होगा असर। इस वीडियो में ये 2 सवाल थे, पूरा जजमेंट इसमें समझाया गया है। इस मामले में सिंगल बेंच का फैसला, डबल बेंच के 2 फैसले और सिंगल बेंच का दूसरा फैसला अभी आना बाकी है। उनकी सबकी डिटेल इस वीडियो में बता दी गई थी। इससे पहले भी 2011 में ऐसा ही फैसला आया था, एचपीएससी के खिलाफ था, वो भी उसमें दिखा दिए गए हैं। लेकिन फिर भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनको अभी भी डर है कि उनकी नौकरी को खतरा है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स ने ऐसी वीडियो बना दी है जिससे उन लोगों को डर हो गया है कहीं उनकी लगी लगाई नौकरी को छोड़ना ना पड़े। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स में हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट से नौकरी छोड़ के और अब यहाँ नौकरी ज्वाइन की है। इस वीडियो में भी आपको बहुत से प्रमाण दिखाएंगे, वीडियो के आखिर तक प्रमाण दिखाते जाएंगे। वो प्रमाण दिखाने से पहले हम हरियाणा की भर्तियों का इतिहास एक बार देख लेते हैं। वो इतिहास देखने के बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनको ये समझ में आ जाएगा कि उनकी नौकरी को इतनी आसानी से कोई खतरा नहीं है। तो शुरुआत हम वहीं से करते हैं, भर्तियों के इतिहास से। सबसे पहले हम बात करते हैं सन 2000 की जेबीटी भर्ती की। आप सभी को वो भर्ती याद होगी। उस भर्ती में उस समय के सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब पर आरोप लगा था कि मेरिट लिस्ट बदल दी गई है। आरोप किसने लगाया था? उस समय के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर एलिमेंट्री ने वो आरोप लगाया था। 3206 शायद टोटल वो पोस्ट थी। 2000 में ही उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी। उस मामले की जांच सीबीआई ने की थी और जांच के बाद चौटाला साहब को 10 साल की सजा भी हुई थी। सीबीआई के फैसले के बाद जो कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो सीबीआई के फैसले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई कि जब लिस्ट बदल दी गई है, लिस्ट बदलने के आरोप में हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल हो चुकी है, तो मेरिट लिस्ट दोबारा बननी चाहिए। सिंगल जज का फैसला भी आ गया था कि मेरिट दोबारा से बननी चाहिए। लेकिन आज तक उन 3206 में से एक भी टीचर को बाहर नहीं निकाला गया है। 24-25 साल की उनकी सर्विस हो चुकी है और जिन्होंने याचिका डाली थी, जो अनसिलेक्टेड कैंडिडेट थे कि मेरिट लिस्ट दोबारा से बनाई जाए, उनमें से भी किसी एक को भी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। जबकि चौटाला साहब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच लगा चुके थे, उनकी सजा कम नहीं हुई थी। इस जेबीटी भर्ती से आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि नौकरी लेना इस देश में जितना मुश्किल है, नौकरी किसी की छुड़वाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। उम्मीद करते हैं आपको कुछ शांति मिली होगी। अब दूसरी घटना आपको बताते हैं। दूसरी घटना है 2005 की। जुलाई 2005 में शिक्षा विभाग ने एक विज्ञापन जारी किया था, विज्ञापन संख्या 1/2005। उसकी मेरिट लिस्ट बनवाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के साथ एग्रीमेंट हुआ था। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनाकर एक सीडी के रूप में शिक्षा विभाग को सौंप दी थी। लेकिन उस मेरिट लिस्ट से एक भी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी थी। उसके पीछे मुख्य कारण था कि जो मेरिट लिस्ट बनाई थी उसमें भाई भतीजावाद नहीं हुआ था, किसी भी राजनेता की खर्ची पर्ची नहीं चली थी, जिस कारण से अगर उनको नियुक्ति मिल जाती, वो हरियाणा की एकमात्र ऐसी मेरिट लिस्ट थी जो प्योर मेरिट पे बनी थी, उसको दफना दिया गया। वो मेरिट लिस्ट लेने के लिए 2009 में हमने लड़ाई शुरू की थी। एक के बाद एक कई आरटीआई लगाई, हाई कोर्ट तक भी गए, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। फिर भी हमने हार नहीं मानी और एक के बाद एक आरटीआई लगाते गए। तब तक हमारे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हाथ लगे जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आरटीआई लगाई थी और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने सेंट्रल कमीशन के सामने ये लिख के दिया था। वो मेरिट लिस्ट इन्होंने सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज बनाकर शिक्षा विभाग को सौंप दी थी। ज्वाइनिंग जो देनी थी वो शिक्षा विभाग ने देनी थी। उसी के आधार पर हमने आगे आरटीआई में कमीशन को ये दिखाया कि जब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ये लिख के दे रहा है कि हमने मेरिट लिस्ट बना के शिक्षा विभाग को सौंप दी है, इसका मतलब है वो मेरिट लिस्ट शिक्षा विभाग के पास है। और अंत में हमें फरवरी 2014 में वो मेरिट लिस्ट सीडी में मिली थी। उस मेरिट लिस्ट में जिन लोगों के नाम थे, उनमें से कुछ लोगों ने फिर हाई कोर्ट को अप्रोच किया और हाई कोर्ट में एक केस डाला कि जब हमारा मेरिट लिस्ट में ऑलरेडी नाम है, हमें नियुक्ति मिलनी चाहिए। वो केस 2015 में डाला गया था। केस का नंबर है सीडब्ल्यूपी नंबर 8249 ऑफ 2015, 8249 2015 का है। हाई कोर्ट की साइट पर इसका स्टेटस आप देख सकते हैं। ये केस अभी भी पेंडिंग है, अभी तक भी किसी को भी उस मेरिट लिस्ट में से ज्वाइनिंग नहीं मिली है। अब हम तीसरी घटना की बात करते हैं। तीसरी घटना भी 2005 से स्टार्ट होती है, यानी 2005 में जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने मेरिट लिस्ट बनाई थी,
इस मेरिट लिस्ट को दफना दिया गया, दबा दिया गया, क्योंकि प्योर मेरिट लिस्ट थी। और फिर शिक्षा विभाग ने 29 नवंबर 2005 को एक लेटर जारी किया कि 3 महीने के लिए गेस्ट टीचर्स लगाइए। उस लेटर में स्पष्ट लिखा है मिड मार्च 2006, यानी कि मार्च के मध्य तक 2006 तक वो नियुक्ति होनी थी। उस लेटर के अनुसार जो अपॉइंटमेंट करने थे गेस्ट टीचर्स, उसमें गांव के कैंडिडेट को प्राथमिकता देनी थी, यानी जिस गांव के स्कूल में वैकेंसी है उसको पहले लगाया जाएगा। बराबर के गांव वाले भले ही ज्यादा मेरिट वाला है, उसके गांव में अगर वैकेंसी नहीं है उसको गेस्ट टीचर नहीं लगाया जाएगा। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था, क्योंकि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया गया था। दूसरा, गेस्ट टीचर्स की जब नियुक्ति की गई थी, सभी से एप्लीकेशन नहीं दिए गए थे, सभी को बराबर का मौका नहीं दिया गया था, जिस कारण से गेस्ट टीचर नियुक्ति में भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का हनन हुआ था, यानी कि सभी को बराबर का मौका नहीं दिया गया था। और गेस्ट टीचर्स को आज तक भी नहीं हटाया गया है, जबकि गेस्ट टीचर्स को हटाने के लिए हाई कोर्ट में कई केस डाले गए। हाई कोर्ट ने गेस्ट टीचर के खिलाफ फैसले दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी गेस्ट टीचर के खिलाफ फैसले दिए हैं। एक केस है जनहित याचिका शीलूपी नंबर 6090/2010। इसमें शिक्षा विभाग की उस समय की जो कमिश्नर थी श्रीमती सुरेना राजन, उन्होंने एक एफिडेविट दिया था और उस एफिडेविट में पूरा ब्यौरा दिया था कि कब स्टेट का यानी कि पात्रता का टेस्ट लिया जाएगा, कब विज्ञापन जारी किया जाएगा, कब उनका प्रोसेस शुरू होगा और लास्ट में कब तक भर्ती प्रक्रिया करके उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उस एफिडेविट के अनुसार 1 अप्रैल 2012 को नए टीचर्स को नियुक्ति दे देनी थी, रेगुलर टीचर्स को। उसी एफिडेविट के आधार पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका सीलोपी नंबर 6090/2010 का फैसला दिया था मार्च 2011 में, और उसमें स्पष्ट लिखा था कि 31 मार्च 2012 को गेस्ट टीचर्स की सर्विस ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। और आगे लिखा था कि हरियाणा सरकार को किसी भी हालत में ये आजादी नहीं रहेगी कि गेस्ट टीचर की सेवा को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी सरकार ने उस एफिडेविट के अनुसार कोई काम नहीं किया। लास्ट में जब मार्च 2012 आ गया, गेस्ट टीचर्स के हटाने की बारी आ गई, तो सरकार भागी भागी हाई कोर्ट गई और उस जनहित याचिका के फैसले में रिव्यू एप्लीकेशन लगाई कि हमें गेस्ट टीचर की सेवा को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए, क्योंकि बीच में बाई इलेक्शन आ गया था, जिस कारण से उस एफिडेविट के अनुसार हम भर्तियां पूरी नहीं कर सके। हाई कोर्ट को पूरे मामले का संज्ञान था, इसलिए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की कोई दलील नहीं सुनी और हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी हालत में आपको गेस्ट टीचर्स की सेवा 31 मार्च 2012 के बाद आगे नहीं बढ़ानी है, उनकी सेवा टर्मिनेट करनी ही है। लेकिन हरियाणा सरकार फिर भागी भागी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर इसी तरह की दलील दी, घुमा फिरा के बातें की और वहां कहा कि हाई कोर्ट हमारी सुनवाई नहीं कर रहा, कि गेस्ट टीचर्स को अगर हम हटा देते हैं तो बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने एक और एफिडेविट दे दिया कि हमें 322 दिन का और टाइम चाहिए, कि 322 दिन में हम रेगुलर भर्ती कर देंगे, उसके बाद गेस्ट टीचर्स को हटा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया कि ठीक है, 322 दिन में आप रेगुलर भर्ती कीजिए और गेस्ट टीचर्स को हटा दीजिए। लेकिन वो 322 दिन भी गुजर गए, उसके बाद भी बहुत सारी भर्तियां हुई, आज तक गेस्ट टीचर्स को नहीं हटाया गया है। जो जनहित याचिका थी सीलूपी 6090/2010, उसको लेके लोगों ने हाई कोर्ट में भी कोर्ट के अवमानना केस डाला था। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट से परमिशन आ गई थी तो वो खत्म हो गया था। उसके बाद उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के 322 दिन पूरे होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अवमानना केस डाला, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। वापिस फिर उन्होंने हाई कोर्ट में कोर्ट के अवमानना केस डाला। 2014 से 2019 तक कोर्ट के अवमानना का केस चला। 2019 में कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वर्तमान सरकार ने गेस्ट टीचर्स के लिए एक एक्ट बना दिया, गेस्ट टीचर्स प्रोटेक्शन सर्विस एक्ट 2019, और उस एक्ट को पास होते ही उनकी वो कोर्ट के अवमानना जो केस था वो खारिज हो गया। 2005 की मेरिट लिस्ट से जिन लोगों ने केस डाला था अपॉइंटमेंट लेने के लिए, उसी समय मैंने भी एक केस डाला था उन लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि उसमें सारी मेहनत मेरी की हुई थी, आरटीआई मैंने लगाई थी, वो मेरिट लिस्ट मैंने ली थी। मैंने सीबीआई की जांच के लिए हाई कोर्ट में केस डाला था। केस का नंबर है सीलोपी नंबर 10/785/2015। 2015 से लेकर 2019 तक ये भी केस ऐसे ही चलता रहा। 2019 में जब सरकार ने गेस्ट टीचर्स के प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बना दिया, तो हमारे केस की सुनवाई के समय भी हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि एक्ट बन चुका है इसलिए अब सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। हमने उस गेस्ट टीचर एक्ट को भी चैलेंज कर दिया था हाई कोर्ट में अप्रैल 2019 में ही, और उस केस का नंबर है 10/348/2019। ये अभी भी पेंडिंग है। इसकी अगली सुनवाई अभी अप्रैल में होनी है। ये केस एक दूसरे केस के साथ अटैच है, उस केस का नंबर है 87/27/2019। आप इनके स्टेटस हाई कोर्ट की साइट पर चेक कर सकते हैं। आज तक भी किसी भी गेस्ट टीचर को नहीं हटाया गया है, और 2005 में जिनका मेरिट में नाम था, जो प्योर मेरिट थी, कोई
खर्ची पर्ची नहीं चली थी, कोई भाई भतीजा नहीं हुआ था, उनको आज तक नियुक्ति नहीं मिली है। गेस्ट टीचर्स जिनकी पूरी भर्ती असंवैधानिक है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 और 16 का हनन करके नियुक्ति की गई है। भाई भतीजावाद खुलम खुला चला था। जिस हेडमास्टर की, प्रिंसिपल की, बीओ की, डीओ की, एमपी की, एमएलए की जहां चली, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को गेस्ट टीचर्स नियुक्त कर दिया था। वो सारे प्रमाण हमारे पास है। आने वाली वीडियो में एक एक करके सारी चीजें आपको दिखाते जाएंगे। लेकिन फिर भी आज तक भी किसी भी गेस्ट टीचर्स को नहीं हटाया गया, जबकि गेस्ट टीचर की नियुक्ति सिर्फ 3 महीने के लिए की गई थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हो, आपकी जो भर्ती हुई है वो एक प्रोसेस के तहत हुई है और एक भर्ती बोर्ड यानी एचपीएससी या एचएससी के द्वारा ये भर्तियां की गई हैं। इनकी नियुक्ति हो चुकी है। जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, जिनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है, उनकी नौकरी को इतनी आसानी से कोई खतरा नहीं है। ये आप इन केसों से अंदाजा लगा सकते हैं। अभी आपको एक और घटना दिखाते हैं। चौथी घटना है पीटीआई और ड्राइंग टीचर्स की। आपको याद होगा, हरियाणा के अंदर पीटीआई और ड्राइंग टीचर्स की ऐसी भर्ती थी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा की गई थी और उन दोनों भर्तियों को रद्द कर दिया गया था, नए सिरे से भर्ती करने के लिए कहा गया था। वो ऐसा क्यों कहा गया था, उसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बता देते हैं। पीटीआई और ड्राइंग टीचर्स में दोनों में लगभग एक जैसी प्ली थी, एक जैसी गड़बड़ी थी। पीटीआई भर्ती के खिलाफ जो केस डाला गया था वो अगस्त 2010 में डाला गया था। केस का नंबर है शीलूप नंबर 15656 ऑफ 2010। उसका फैसला आया था 11/9/2012 को। उस फैसले में सिंगल जज ने कहा था पूरी भर्ती को दोबारा से 5 महीने के अंदर किया जाए। वो पूरी भर्ती रद्द करने के पीछे जो मुख्य दलील थी वो 2 थी। वैसे तो बहुत सारे कारण थे, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म जमा किए थे वो क्लोजिंग डेट से बाद के थे, क्योंकि बाद में उन्होंने हेरा फेरी करके या पॉलिटिकल अप्रोच से वो फॉर्म जमा करवाए होंगे। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी थे जिनकी जो क्वालिफिकेशन थी वो कट ऑफ डेट के बाद की थी, लेकिन ये कोई खास मुद्दा नहीं था भर्ती को रद्द करने का। इनमें तो सिर्फ इन्हीं कैंडिडेट्स को आउट किया जा सकता था, इनकी जगह दूसरे को लगाया जा सकता था। भर्ती रद्द करने के पीछे जो मुख्य मुद्दा था पीटीआई ड्राइंग दोनों में ही, उसमें 2 मुख्य बातें थी। पहला मुद्दा यह था कि उस भर्ती में बार बार क्राइटेरिया बदला गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है एक बार भर्ती प्रक्रिया कोई क्राइटेरिया निर्धारित करके शुरू कर दी जाए तो उस भर्ती के प्रोसेस के बीच में उस भर्ती का क्राइटेरिया नहीं बदल सकते, और इसमें क्राइटेरिया बदला गया था। दूसरा इसमें मुख्य कारण था जो क्राइटेरिया बदले गए या जो भी सिचुएशन आई वो सारे फैसले अकेले चेयरमैन ने लिए थे, जबकि कमीशन के अंदर चेयरमैन के साथ साथ कुछ मेंबर भी थे। जब हाई कोर्ट में कार्रवाई बुक मंगवाई गई तो उसमें जो सिग्नेचर मिले अकेले चेयरमैन के थे। तो उसमें कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी कि ये वन मैन शो है, यानी कमीशन का फैसला नहीं है, ये सारे फैसले किसने लिए? अकेले चेयरमैन ने लिए। अब आपको ये बता देते हैं उसमें प्रोसेस में क्राइटेरिया कैसे बदला गया। शुरुआत में जो क्राइटेरिया अपनाया गया था भर्ती के लिए उसमें 200 नंबर का रिटन टेस्ट लिया गया था और 25 नंबर का इंटरव्यू रखा गया था। जो रिटन टेस्ट लिया गया उसमें हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में सेंटर बनाए गए थे। जींद में भी उसका सेंटर रहा था और उसमें बहुत ज्यादा नकल चली थी, जिसमें जींद में सबसे ज्यादा नकल चली थी। जब इसकी रिपोर्ट हुई, सरकार की बदनामी होने लगी, तो उस रिटन एग्जाम को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया था। उसके कुछ दिनों बाद दोबारा से रिटन एग्जाम का एक नोटिस जारी कर दिया, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स जो इनकी पॉलिटिकल पहुंच थी वो कमीशन से मिले, सरकार से मिले, और उनके पहुंच से दोबारा फिर जो रिटन टेस्ट था उसको फिर से कैंसिल कर दिया गया। और फिर जो क्राइटेरिया अपनाया गया उसमें एक कट ऑफ लगाई गई कि जो क्वालिफिकेशन है उसके इतने परसेंट से ऊपर वाले इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, इससे नीचे वाले नहीं आ सकते थे। वो जो कट ऑफ लगाई थी वो लगाई थी जितने विज्ञापित पद हैं उसके 8 गुना डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। उसके बाद जिनका उस कट ऑफ से नीचे रह गया था वो फिर सरकार के पास पहुंचे, सरकार की पहुंच के बंदे थे। उसके बाद फिर से क्राइटेरिया बदल दिया और 8 गुना बुलाने के बजाय जिसने भी अप्लाई करके था सबको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया। और ये जो सारे फैसले लिए गए ये सब फैसले अकेले चेयरमैन ने लिए थे, कमीशन ने फैसले नहीं लिए थे। यही 2 कारण थे जो पीटीआई और ड्राइंग टीचर की भर्ती रद्द हुई थी। पहले सिंगल जज ने ये रद्द करके फैसला दिया था कि 5 महीने के अंदर दोबारा से भर्ती की जाए। उसके बाद डबल बेंच में गए। डबल बेंच में जो केस लगा था अक्टूबर 2012 में लगा था और उसका एलपीए नंबर है 1555 ऑफ 2012। इसमें 4 एलपीए थी, हम सिर्फ 1555 की बात कर रहे हैं। इस एलपीए का जो फैसला आया था 30 सितंबर 2013 को आया था। ये एलपीए का जजमेंट अभी भी हाई कोर्ट की साइट पर उपलब्ध है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। जिस कारण से 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर यही फैसला दिया था। सिंगल बेंच और डबल बेंच ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल सही है, दोबारा से इनकी भर्ती की जाए, क्योंकि
जो इसका प्रोसेस था, प्रोसेस के बीच में ही क्राइटेरिया बदला गया है और सारे फैसले किसने लिए? अकेले चेयरमैन ने लिए, कमीशन का कोई फैसला नहीं है। जिस कारण से सिर्फ ये 2 भर्तियां ऐसी थी जिनको रद्द करके नए सिरे से भर्ती की गई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो किसी की नौकरी हटाना कितना मुश्किल है। और यहां जो अभी भर्ती हो चुकी है, जो लोग परेशान हैं, उसमें भर्ती की प्रोसेस में कोई खामी नहीं है। इसी तरह की घटना आपको एक और बता देते हैं जो इतिहास की है, हरियाणा की भर्तियों की है। यह 5वीं घटना है और घटना है हरियाणा में 2012 में उसमें की सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए एक स्पेशल बोर्ड बना था जिसका नाम था शिक्षक भर्ती बोर्ड। और उस भर्ती बोर्ड के जो चेयरमैन बनाए थे वो वही चेयरमैन थे नंदलाल पूनिया साहब, जो पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन थे। उस भर्ती बोर्ड ने जैसी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की, उसके कुछ दिनों के बाद किसी बंदे ने उस बोर्ड के खिलाफ केस फाइल कर दिया। जब तक भर्ती प्रक्रिया काफी पूरी हो चुकी थी, 12 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका था, 5 या 6 सब्जेक्ट का रिजल्ट आना बाकी था। जो बंदा था ना तो खुद कैंडिडेट था जिसने अप्लाई किया था, ना ही उसके बच्चे ने अप्लाई किया था। वो एक पॉलिटिकल बंदा था, सरकार के खिलाफ केस डालना चाहता था, सरकार को बदनाम करना चाहता था। और हाई कोर्ट में जिन जज के पास ले गया वो भी शायद उसी विचारधारा के थे। और जाते ही जैसे केस फाइल हुआ, जज साहब ने पहली ही हियरिंग पे रिमेनिंग रिजल्ट पे रोक लगा दी, ये कहकर कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि जो भर्ती बोर्ड है वो असंवैधानिक है। जिस कारण से जिन 12 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका था, मार्च अप्रैल 2013 में सरकार ने उनकी ज्वाइनिंग रोक दी थी। जब तक इसका फैसला नहीं आया तब तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई। जबकि उसी भर्ती में मेवात कैडर की भी थी, उनका रिजल्ट भी फरवरी या मार्च में आया था 2013 में। मेवात कैडर की ज्वाइनिंग जुलाई 2013 में करवा दी थी, जबकि बाकी 12 सब्जेक्ट की जो हरियाणा कैडर के थे उसकी ज्वाइनिंग रोक दी थी। दोनों ही भर्ती एक ही विज्ञापन था, दोनों का भर्ती बोर्ड भी सेम था, कोर्ट केस भी सेम था, लेकिन फिर भी मेवात कैडर की ज्वाइनिंग करवा दी और हरियाणा कैडर की रोक दी थी। 30 सितंबर 2013 को पीटीआई का डबल बेंच का जब फैसला आया, उसकी कॉपी भी उस पेटिशनर ने हाई कोर्ट में भर्ती बोर्ड के खिलाफ डाले गए केस में लगा दी। और उसमें यह कहा कि देखियो जी, पीटीआई के मामले में सिंगल जज का फैसला और डबल बेंच का फैसला दोनों सेम है, दोनों में दोबारा से भर्ती करने के लिए बोला गया है, दोनों में गड़बड़ियां की गई है और वही चेयरमैन अब शिक्षक भर्ती बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, इसलिए इस भर्ती को भी रद्द किया जाए। लास्ट में इसका जो फैसला आया था वो आया था 13 दिसंबर 2013 को, दोपहर बाद फैसला आया था। और 13 तारीख को रात को ही हरियाणा सरकार ने, शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया के प्रोसेस पूरी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको पता था जो बंदा है वो पॉलिटिकल पहुंच वाला है, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। क्योंकि हाई कोर्ट ने ना सिर्फ उसकी याचिका खारिज की थी बल्कि याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपए जुर्माना भी लगा दिया था। जिनका रिजल्ट मार्च अप्रैल 2013 में आ चुका था 12 सब्जेक्ट का, जो मार्च अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ज्वाइनिंग की इंतजार कर रहे थे, जबकि कोर्ट ने सिर्फ रिमेनिंग रिजल्ट पर रोक लगाई थी। जिनका रिजल्ट आउट हो चुका था उनकी ज्वाइनिंग पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन फिर भी सरकार ने ज्वाइनिंग नहीं करवाई थी। जैसे ही 13 दिसंबर 2013 को दोपहर बाद यह फैसला आता है, रात में ही प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। रात को 12 बजे फेसबुक पर मेरे पास एक बंदे का मैसेज आता है कि कल शनिवार को डीओ ऑफिस में सभी 12 सब्जेक्ट के पीजीटी की ज्वाइनिंग होगी। तो मैंने उनसे सवाल किया कि ज्वाइनिंग करवाने के लिए पब्लिक नोटिस देना होता है? अभी तक ऐसा कोई पब्लिक नोटिस नहीं है और शनिवार को सभी डीओ ऑफिस बंद होते हैं क्योंकि शनिवार को डीओ ऑफिस की छुट्टी होती है। उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम, पक्के सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि कल यानी कि 14 दिसंबर 2013 को शनिवार को सभी पीजीटी को डीओ ऑफिस में ज्वाइन करवाया जाएगा। सुबह 6 बजे फिर रोहतक से मेरे पास एक बंदे का फोन आ गया। उसने कहा कि फौजी साहब ज्वाइनिंग हो रही है, आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। मैंने कहा अभी तक तो पब्लिक नोटिस नहीं आया। उन्होंने कहा सुबह 4 बजे पब्लिक नोटिस भी डाल दिया है और सभी सिलेक्टेड की ज्वाइनिंग के लिए लिस्ट भी डाल दी है, आप वो निकालिए और डीओ ऑफिस में ज्वाइन करने की तैयारी कीजिए। इस तरह से शनिवार के दिन स्पेशल डीओ ऑफिस खुलवाए गए थे। सभी पीजीटी की शनिवार को शाम 5-6 बजे तक ज्वाइनिंग करवाई गई थी और उस ज्वाइनिंग के बाद भी लगभग 1.5 महीने तक सभी पीजीटी डीओ ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे, उनको स्कूल अलॉट नहीं किए गए थे। उनकी जब खबर हमने अखबार में लगवाई कि जो पीजीटी नए ज्वाइन किए हैं वो डीओ ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, स्कूलों में बच्चे टीचर्स का इंतजार कर रहे हैं, पीजीटी को फ्री में तनख्वाह दी जा रही है, उसके बाद आनंद फान में शिक्षा विभाग ने उनको स्कूलों में ज्वाइन करवाने के लिए शेड्यूल जारी किया था और उसके बाद उनको स्कूल अलॉट किए गए थे। जिस बंदे पर हाईकोर्ट ने 25,000 रुपए जुर्माना लगा था वो फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती के खिलाफ कुछ नहीं किया, उसका 25,000 रुपए का जुर्माना शायद माफ कर दिया था। जब ये केस डला था उसमें मेरे पास लोगों के फोन आते थे क्योंकि मेरा भी उस भर्ती में सिलेक्शन हो चुका था,
तो मैंने ये कहा था कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पीटीआई का जो मामला है वो अलग तरह का मामला है, हमारा मामला अलग तरह का है। भले ही भर्ती बोर्ड गलत हो, भले ही चेयरमैन गलत हो, भले ही चेयरमैन ने पीटीआई में गड़बड़ियां की हो, लेकिन हमारी भर्ती जो है उसके प्रोसेस में कोई खामी नहीं है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट में पहुंच करने की जरूरत नहीं है। और वो बात सच हुई, हमें कहीं भी नहीं जाना पड़ा और हमारी भर्ती सुरक्षित है। वो बंदा सुप्रीम कोर्ट तक भी गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर भर्ती की प्रोसेस में कोई खामी नहीं है फिर भर्ती इतनी आसानी से कैंसिल नहीं होती है। अब हम प्रमाणों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लास्ट में मैं मेरी खुद की घटना दिखाऊंगा, जो मेरा केस 2012 से 2025 तक अभी तक कंटिन्यू है, एचपीएससी के खिलाफ है। उसकी भी डिटेल आपको दिखाएंगे, लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। 2009 में जो वैकेंसी निकाली गई थी उनकी नियुक्ति 2012 में हुई थी, जिसके बारे में हमने एक केस का जिक्र किया था कल वाली वीडियो में, सील नंबर 3280 ऑफ 2011 बीसी का ही मामला था, जिसके बाद रिजल्ट को रिवाइज किया गया था। रिजल्ट रिवाइज करने के बाद कुछ ऐसे बंदे थे जनरल कैटेगरी के जिनको आउट कर दिया गया था, और बीसी कैटेगरी में कुछ बंदे पास कर दिए गए थे, यानी कि स्क्रीनिंग में पास कर दिए गए थे। जो बंदे पहले स्क्रीनिंग में फेल थे बीसी के, अब स्क्रीनिंग में पास हो गए थे, उन्होंने अपने घोड़े दौड़ाए, क्योंकि उनको मालूम था कि वैकेंसी काफी दिनों के बाद निकलती है। स्क्रीनिंग टेस्ट उनका फेल हो गया था, अभी रिवाइज रिजल्ट होने के बाद पास हो गया, तो उन्होंने अप्रोच लगाई और उनमें से ज्यादातर लोगों का सिलेक्शन हो गया था। सिलेक्शन क्यों हो गया था? क्योंकि उसमें जो भर्ती होती थी, उस भर्ती में जो इंटरव्यू था वो 60 नंबर का था। आप अंदाजा लगा सकते हो 60 नंबर में किसको कितने नंबर दिए जा सकते हैं। जिसके सिलेक्शन करना है उसको 60 में से ज्यादा नंबर दे दो, जिसको सिलेक्शन नहीं करना उसको 60 में से आउट कर दो। एकेडमी के कोई नंबर नहीं थे, स्क्रीन टेस्ट हुआ था, स्क्रीन टेस्ट का कोई नंबर नहीं था, और किसी क्वालिफिकेशन के कोई नंबर नहीं थे। सिर्फ पीएचडी, एमफिल और को-करिकुलम एक्टिविटी थे, जो बहुत कम कैंडिडेट के होते हैं। तो इस तरह से सारी भर्ती इंटरव्यू के आधार पर भर दी गई थी। तो उसमें खर्ची पर्ची खुल्लम खुल्ला चलती थी। खर्ची पर्ची आज भी चलती है, लेकिन आज अंडरग्राउंड है। खर्ची पर्ची के लिए पहले वाली सरकार भी नहीं मानेगी कि चलती थी, और खर्ची पर्ची के लिए आज वाली सरकार भी नहीं मानेगी कि चलती है, लेकिन चलती पहले भी थी, चलती आज भी है। इस पर हमने एक वीडियो बनाई थी, खर्ची पर्ची का बदला तरीका, एचपीएससी के प्रमाण देखो, समझ में आ जाएगा। वो वीडियो अगर देखना चाहें, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लिंक को क्लिक कीजिए और वीडियो देख सकते हैं। कल जो वीडियो डाली थी उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। एचपीएससी 60 नंबर का इंटरव्यू लेके भर्तियां करी थी, जबकि 10 मई 1985 को अशोक कुमार यादव के नाम से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जो एचपीएससी के खिलाफ था, जिसमें यही आरोप लगे थे कि इंटरव्यू ज्यादा अंकों का रखा गया है और अपने चहेतों को इंटरव्यू में ज्यादा अंक देकर सिलेक्शन कर दिया गया है, और जो बंदे मेरिट में थे, होशियार बंदे थे, उनको इंटरव्यू में कम नंबर देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उस केस में एचपीएससी के मेंबर को भी पार्टी बनाया गया था, और यह आरोप लगा था कि जिनका सिलेक्शन हुआ है वो एचपीएससी के मेंबर के रिश्तेदार हैं। लेकिन उस भर्ती में भी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था, किसी को भी नहीं हटाया गया, और अशोक कुमार यादव जो लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, उसको भी नौकरी नहीं मिली थी, वो भी खाली हाथ था। उस मुद्दे पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, एचपीएससी का काला इतिहास, एचपीएससी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, खर्ची पर्ची 40 साल पहले भी और आज भी नहीं सुधरेगा एचपीएससी। अगर यह वीडियो देखना चाहते हैं, इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लिंक को क्लिक कीजिए और ये वीडियो देख सकते हैं। अब मैं मेरी वाली घटना बताता हूं। एचपीएससी ने जो 2009 में वैकेंसी निकाली थी, जिनका सिलेक्शन 2012 में हुआ था, उसी में मैंने भी अप्लाई किया था, और एचपीएससी ने मुझे पहले ऑब्जेक्शन लगा के भेज दिया था। ऑब्जेक्शन लगाने की मेन वजह बता देता हूं, क्योंकि जो स्क्रीन टेस्ट हुआ था, स्क्रीन टेस्ट में एचपीएससी ने एक फीमेल को पास दिखा दिया था एक्स सर्विसमैन कोटे में। मेरे दिमाग में था आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों को मिला के ईएसएम का कोटा मिलता है, और तीनों में ही उस समय एक भी जवान फीमेल नहीं थी, सिर्फ ऑफिसर थी। यानी कोई ऑफिसर हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हो, वो एमए हिस्ट्री हो 50% के साथ, उसका पात्रता पास हो, फौज से रिटायर हो, और फिर वो इसमें अप्लाई किए। डिफेंस की इतनी शाही नौकरी छोड़ के, इतनी ज्यादा पेमेंट की नौकरी छोड़ के हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कोई नौकरी करने क्यों आएगी, जहां हरियाणा के सरकारी स्कूलों में दिन में लाइट भी नहीं होती, गर्मियों में टीचर्स के पसीने टपकते रहते हैं, बच्चों के पसीने टपकते रहते हैं, पंखे नहीं होते हैं क्योंकि लाइट ही नहीं होती है। मेरे कई दोस्त हैं जो एयरफोर्स से रिटायर हैं, हाई कोर्ट में बैठते हैं और जिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं। मैंने उनसे सलाह की कि इस तरह से एचपीएससी गड़बड़ी कर रहा है। एक्स सर्विसमैन कोटे में एक फीमेल को पास दिखा दिया गया है, बाकायदा उसका रोल नंबर दिखाया है। तो सभी दोस्तों ने कहा कि आप आरटीआई लगा दीजिए। मैंने कहा अगर आरटीआई में लगाऊंगा तो एचपीएससी मेरे को टारगेट करेगी। उन्होंने कहा कि आपके पास और कोई चारा भी नहीं है,
डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपको आरटीआई लगानी पड़ेगी, उसको फर्जी साबित करना है तो आरटीआई लगानी पड़ेगी। तो मैंने एचपीएससी में आरटीआई लगाई थी और उस फीमेल के जो एक्स-सर्विसमैन कोटे में पास दिखाई गई थी, खुद एक्स-सर्विसमैन उसके डॉक्यूमेंट मांगे थे। एचपीएससी ने आरटीआई से मुझे वो डॉक्यूमेंट तो नहीं दिए, लेकिन मेरे को टारगेट कर दिया। पहले एचपीएससी ने मेरे पास ऑब्जेक्शन भेजा कि आपके पास विज्ञापन के अनुसार योग्यता नहीं है, 10 दिन के अंदर जवाब दीजिए। उसका अगले ही दिन मैंने जवाब दे दिया था, उनका विज्ञापन की कॉपी साथ लगा के, और जो जो विज्ञापन में मांगा था वो सब डॉक्यूमेंट साथ लगा के। उससे अगले दिन ही वो एचपीएससी में पहुंच गया था, लेकिन एचपीएससी ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे इंटरव्यू की डेट नजदीक आने लगी, मैं खुद एचपीएससी में गया। एचपीएससी के जो चेयरमैन थे उनसे पर्सनली मिला, क्योंकि उसमें जो एचपीएससी के चेयरमैन थे वो आर्मी से रिटायर थे। मैंने उनसे कहा, सर आप भी आर्मी से रिटायर हैं, मैं एयरफोर्स से रिटायर हूं, और एचपीएससी एक्स-सर्विसमैन कोटे में इस तरह की गड़बड़ियां कर रही हैं। एचपीएससी के चेयरमैन के नाम जो मैंने लेटर लिखा था उसके साथ जो प्रमाण लगाए थे, एचपीएससी का जो ऑब्जेक्शन आया था, जो मैंने जवाब दिया था और मेरे पास जो प्रमाण थे वो सब लगाए थे। तो चेयरमैन ने उसके ऊपर जो रिमार्क दिया वो पेन से लिखने के बजाय पेंसिल से लिख दिया। वहीं से मेरे को डाउट हुआ कि पेंसिल का लिखा तो कभी मिटा जा सकता है, चेयरमैन साहब ने इस पे जो रिमार्क दिया है या जो साइन किए वो पेन से क्यों नहीं किए। चेयरमैन साहब जब चले गए तो जो उनके पीए थे उन्होंने मेरे को बुलाया और मुझसे पूछने लगे कि दिखाइए क्या क्या डॉक्यूमेंट है। कहने लगे हमारा ऑब्जेक्शन दिखाइए। मैंने कहा ये आपका ऑब्जेक्शन, ये मेरा जवाब और ये मेरी क्वालिफिकेशन। उसने पूछा कि 50% कहाँ है। मैंने कहा आप नंबर देख लीजिए, ये टोटल नंबर जोड़ के 800 में से है, इनको अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये 56% से ज्यादा पड़ते हैं, जबकि आपके विज्ञापन के अनुसार 50% इसमें चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता है, मैंने कहा यहाँ मेरी मार्कशीट के नीचे एक लाइन लिखी है जिसपे लिखा है हायर सेकंड डिवीजन। हायर सेकंड डिवीजन 55% के बाद स्टार्ट होती है और 59% तक होती है। तो मेरे जो नंबर है वो 55% से ज्यादा है, जबकि आपको 50% चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि आपने तो इंटायर हिस्ट्री में एमए कर रखी है, हमें तो एमए हिस्ट्री चाहिए। मैंने कहा आपने हिस्ट्री के 3 हिस्से कर दिए, या तो मॉडर्न हिस्ट्री हो, या मिडिवल हिस्ट्री हो, या एंशिएंट यानी कि प्राचीन हिस्ट्री हो। मैंने कहा मेरी मार्कशीट पर जो लिखा है उस पर इंटायर हिस्ट्री लिखा है। इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण। जब मैंने पूरा ही इतिहास पढ़ दिया, आप बोले 3 में से कोई एक हिस्सा अगर पास करके है तो हम एलिजिबल है। मैं कहता हूं कि मैंने तीनों हिस्से पास करके हैं, फिर मैं एलिजिबल क्यों नहीं हूं। मैंने जो एमए हिस्ट्री की थी वो पुणे यूनिवर्सिटी से की थी। पुणे यूनिवर्सिटी का मेरे पास प्रोस्पेक्ट था, मैंने वो प्रोस्पेक्ट देखा। मैंने कहा इस प्रोस्पेक्ट के ऊपर देखिए, हर एक पेज पे एमए हिस्ट्री लिखा है। प्रोस्पेक्ट के अंदर जो पेपर के नाम लिखे हैं वही मेरी मार्कशीट में लिखे हैं, आप मिलान कर सकते हैं। फिर मैंने इंटरनेट से निकाले हुए पेज दिखाया उसको, पुणे यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्ट के। मैंने कहा इसके इंटरनेट से निकाल रहे हैं, आप भी निकाल सकते हो। इसके हर एक पेज पे एमए हिस्ट्री लिखा है और जो मेरी मार्कशीट में सब्जेक्ट लिखे हैं वही सब्जेक्ट यहाँ लिखे हुए हैं। लास्ट में मैंने उनको डिक्शनरी का एक पेज दिखाया जिसमें इंटायर का मतलब लिखा हुआ था संपूर्ण। मैंने कहा ये डिक्शनरी का पेज है, अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है आप खुद अपनी डिक्शनरी में देख लीजिए या इंटरनेट पे चेक कर लीजिए। जब चारों तरफ से वो घिर गया, उस एचपीएससी के उस बंदे ने मुझे कहा कि आपकी सभी बातें बिल्कुल सही हैं, आप लेक्चरर बनने के बिल्कुल योग्य हैं, लेकिन हम आपकी बात को मानेंगे नहीं। तो मैंने कहा जब आपने मेरी बात माननी ही नहीं है फिर मैं जाऊं। इतने में एचपीएससी का वो बंदा था, वो भी समझ गया कि बंदा दबने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। तो उसने मुझसे सवाल किया कहां जाएगा। मैंने कहा हाई कोर्ट। उस बंदे ने मुझे कहा कि हाई कोर्ट से आज तक किसी को नौकरी मिली है क्या। मैंने कहा मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे मुझसे मतलब है। जैसे किसान हर साल खेती करता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है और कभी फसल को कोई बीमारी लग जाती है, लेकिन किसान खेती करना नहीं छोड़ता। हर साल किसान एक नई उमंग के साथ खेती करता है, ये उम्मीद करके कि शायद इस साल फसल अच्छी होगी। मैंने कहा मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। एचपीएससी के वाले बंदे ने कहा कि हाईकोर्ट आप जाओगे आपको 20,000 रुपए लगेंगे। ये सन 2012 की बात है। मैंने कहा मेरे 20,000 रुपए नहीं लगने, क्योंकि हाईकोर्ट में मेरे कई दोस्त हैं, मैंने सिर्फ कागजों का खर्चा देना है और केस फाइल कर देना है। एचपीएससी के बंदे ने मुझे कहा कि आपको एक सलाह दूं। मैंने कहा बोलिए। बोले आप हाईकोर्ट मत जाओ, आपको हम इंटरव्यू करवा देंगे, रोल नंबर दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, आप मेरा रोल नंबर दे दो, मेरा सिर्फ इंटरव्यू करवा दो, मैं हाईकोर्ट नहीं जाऊंगा। वो एचपीएससी वाला बंदा मुझे बोला कि आपको एक सच बताऊं। मैंने कहा बताइए। वो कहने लगा कि आपको हम रोल नंबर दे देंगे, इंटरव्यू करवा देंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने कहा मेरा सिलेक्शन हो या ना हो वो छोड़ दीजिए, मेरे को सिर्फ रोल नंबर दिला दीजिए और मेरा इंटरव्यू करवा दीजिए। सिलेक्शन करवाना वो मेरा काम है। क्योंकि जो कैलकुलेशन करके डाटा निकाला था आरटीआई लगाने के बाद, और टोटल 9 वैकेंसी थी, 9 में से 3 फीमेल को दे दी थी, जबकि फीमेल थी नहीं। अगर ये मान भी ले 3 फीमेल को दे दें फिर भी 6 वैकेंसी बचती थी। 6 में से 5 एक्स-सर्विसमैन थे जिनका स्क्रीनिंग पास था, 6ठा मैं था। यानी मेरे को अगर रोल नंबर देते, मेरा इंटरव्यू कराते, तो 6 वैकेंसी थी, 6 कैंडिडेट थे, मेरा सिलेक्शन को करना पड़ता। लेकिन उन्होंने मेरा सिलेक्शन नहीं करना था, इसलिए उन्होंने मेरा रोल नंबर ही नहीं दिया। जब उसने कहा कि आपको रोल नंबर दे देंगे, मैंने कहा ठीक है, अगर रोल नंबर नहीं आया
तो मैं आपसे संपर्क करूंगा, अपना फोन नंबर दीजिए। उसने मेरे को अपना फोन नंबर लिखा, मैंने कहा अपना नाम बताइए, उसने अपना नाम बताया था श्रीराम शर्मा। लेकिन जब इंटरव्यू के लिए बाकी लोगों के पास रोल नंबर आने शुरू हो गए, मेरा एक दोस्त था जो एयरफोर्स से रिटायर था, उसने भी अप्लाई किया था, उसके पास भी रोल नंबर आ गया था। उसने कहा कि मेरे पास तो आ गया, लेकिन मेरे पास उन्होंने रोल नंबर ही नहीं भेजा। जब एचपीएससी ने मेरा रोल नंबर ही नहीं भेजा, बाकी सबके रोल नंबर आ गए, इंटरव्यू की डेट नजदीक आ गई, तो मैंने एक वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में अप्रोच किया। दुख की बात है कि उस वकील ने हाई कोर्ट में मेरा केस ही फाइल नहीं किया, मेरी फीस भी ले ली और मुझे कहा कि कोर्ट ने ये बोला। उसमें मुझे कोर्ट के सिस्टम पता नहीं था। बाद में जब मुझे सिस्टम पता चला, मैंने हाई कोर्ट की साइट पर जब चेक किया, मेरे नाम से उसने एचपीएससी के खिलाफ कोई केस फाइल ही नहीं किया था, उस पर ऑब्जेक्शन तक नहीं लगा। अगर ऑब्जेक्शन भी लगा होता तो डायरी नंबर मिला होता। तब तक इंटरव्यू का शेड्यूल खत्म हो चुका था, क्योंकि 9 अप्रैल 2012 तक आखिरी इंटरव्यू था सभी सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि रोल नंबर दिया नहीं, ऑब्जेक्शन दिया था उसका मैंने जवाब दे दिया था, रिजेक्शन उन्होंने दिया नहीं। तो मैंने राहुल गांधी को 8 पेज की एक चिट्ठी लिखी। वो लेटर मैंने पहली बार खुद कंप्यूटर पर टाइप किया था, इंग्लिश में टाइप किया था, और उस लेटर के साथ 20-25 प्रमाण लगाए थे और हेडिंग बना था हरियाणा में कांग्रेस की जमीनी हकीकत। जब वो लेटर राहुल गांधी के पास पहुंच गया, उस लेटर के वो 8 पेज, भेजने की रसीद, पहुंचने की डिलीवरी रिपोर्ट, वो सब फिर उस समय के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास चंडीगढ़ के एड्रेस पे मैंने कोरियर कर दिया था। और जैसे ही मेरा वो लेटर सीएम ऑफिस पहुंचा, उसके अगले दिन ही एचपीएससी ने मेरे पास टेलीग्राम भेज दिया, ये लिखकर कि 9 मई 2012 को सुबह 10 बजे एचपीएससी ऑफिस आइए इंटरव्यू देने के लिए, और साथ में एनओसी लेकर आइए, क्योंकि उस समय मैं किसी डिपार्टमेंट में जॉब करता था। इंटरव्यू का शेड्यूल खत्म होने के बाद एचपीएससी ने मेरे पास जो रिजेक्शन लेटर भेजा था, उसमें उन्होंने लिख दिया था कि आपके पास रिलेवेंट सब्जेक्ट में 50% मार्क्स नहीं है, और वो डेट दे दी जिस दिन कट ऑफ डेट थी, यानी कि आखिरी डेट थी फॉर्म भरने की। यानी एचपीएससी ने एक ऐसा प्रबंध कर दिया, भविष्य में भी मैं हिस्ट्री लेक्चरर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन राहुल गांधी के पास लेटर लिखने के बाद, उसकी कॉपी उस समय के मुख्यमंत्री के पास भेजने के बाद, एचपीएससी ने मेरे पास टेलीग्राम भेजा था और इंटरव्यू के लिए बुलाया था। वो रिजेक्शन लेटर और वो टेलीग्राम, उन दोनों डॉक्यूमेंट्स के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी। 2 प्रमाणों के साथ ट्रेलर देख लो। एचपीएससी में भ्रष्टाचार, सोचते रह जाओगे ऐसा कैसे हुआ। वो अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं, उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक को क्लिक कीजिए और वीडियो देख लीजिए। हाई कोर्ट में मैंने जो पहला केस डाला था वो 2009 में डाला था, और वो एचपीएससी के खिलाफ ही डाला था। एक नहीं बल्कि मैंने 2 केस डाले थे, और वो भी उस समय डाले थे जब ज्यादातर वकीलों ने मुझे कह दिया था कि आपके केस में दम नहीं है। उसमें मैंने वो केस फाइल किया था, और जिस वकील के माध्यम से केस फाइल किया था, उसी वकील के माध्यम से ज्यादातर केस में हाई कोर्ट में डाले हैं। आज भी 4 केस मेरे हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसका 2 का वर्णन आपको बता दिया है। एक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ वाली मेरिट लिस्ट वाला, सीडब्ल्यू नंबर 8249/2015। दूसरा सीबीआई जांच का, जिसका सीडब्ल्यू नंबर है 10/785/2015। तीसरा जो गेस्ट टीचर्स के एक्ट को हमने हाई कोर्ट में चैलेंज करके है, सीडब्ल्यू नंबर 10/348/2019। और एक मेरा खुद का केस है जो इस वीडियो के आगे बताऊंगा, वो एचपीएससी के खिलाफ है, 2012 से लेके अभी तक भी चल रहा है। 2009 में जो मैंने केस डाला था, जब वकीलों ने मना कर दिया था, मेरी जो मदद की थी वो हाई कोर्ट के वकील एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब ने की थी। वो भी एयरफोर्स से रिटायर हैं, पंजाब के रहने वाले हैं। उनके साथ मेरी मुलाकात जो करवाई थी, वो जींद के एक वकील हैं एडवोकेट रामेश शौकंद, वो भी एयरफोर्स से रिटायर हैं। उनके साथ मैं चंडीगढ़ गया था और उन्होंने एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब से मेरी मुलाकात करवाई थी। उस विषय में भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। वकीलों ने कहा केस में दम नहीं, बंदे ने नहीं मानी हार, हाई कोर्ट में मिली सफलता, किस वकील ने की मदद, अब ओपीएस के लिए डालेंगे केस। वह वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक को क्लिक कीजिए और वो वीडियो देख लीजिए। अब हम ओपीएस के लिए केस तैयार कर रहे हैं। 4 केस हमने तैयार करवा दिए हैं, एडवोकेट अशोक भारद्वाज साहब के माध्यम से ही तैयार करवाए हैं। 4 केस में से एक केस जो थर्मल पानीपत के कर्मचारियों का है, वो हाई कोर्ट में एक्सेप्ट हो चुका है। 3 अप्रैल को सरकार को नोटिस हो चुका है, 7 मई उसकी डेट लगी है। 4 केस इसलिए अलग अलग है क्योंकि चारों केस में जो कर्मचारी हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। 3 केस रेडी हैं, जैसे ही हाई कोर्ट की छुट्टियां खत्म होंगी, वो 3 केस भी हाई कोर्ट में फाइल हो जाएंगे, और उम्मीद करते हैं हाई कोर्ट उनको भी स्वीकार करेगा, और 7 मई जो पहले वाले केसों में लगे उसके साथ ही वो अटैच हो जाएंगे। अब आपको मेरे केस के बारे में बताते हैं, जो एचपीएससी के खिलाफ है, 2012 से चला है और अभी तक खत्म नहीं हुआ। 2012 में जब मैंने केस डाला था, वो 2019 तक चला, 2020 में उसका फैसला आया है। उस केस में 2019 में एचपीएससी ने हाई कोर्ट में रिकॉर्ड प्रस्तुत किया मेरा, जिसमें इंटरव्यू के नंबर दिखाए हैं, पात्रता के नंबर, क्राइटेरिया वगैरह दिखाया है, और उसी के आधार पर
हाई कोर्ट ने जनवरी 2020 में फैसला दिया है। लेकिन जब मैंने आरटीआई लगाई एचपीएससी में कि मेरे जो रिटर्न के नंबर थे स्क्रीन टेस्ट के और जो मेरे इंटरव्यू के नंबर थे आपके रजिस्टर में या फाइल में जहां रिकॉर्ड में है उसकी कॉपी दी जाए, तो आरटीआई से जवाब आया कि उस भर्ती से संबंधित सारा रिकॉर्ड जला दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। जब मैंने अपील लगाई एचपीएससी को उसमें भी यही जवाब दिया। उसके बाद मैंने कमीशन को सेकंड अपील भेजी क्योंकि एचपीएससी ने मेरे पास रिकॉर्ड जलाने के लिए जो एचपीएससी की विडिड आउट पॉलिसी थी वो भेज दी थी। उसकी कॉपी लगा के मैंने कमीशन को लिखा कि एचपीएससी की विडिड आउट पॉलिसी के अनुसार यानी कि जिसके तहत वो रिकॉर्ड को नष्ट करते हैं उसमें स्पष्ट लिखा है कि जब तक कोई केस पेंडिंग है रिकॉर्ड को नष्ट नहीं कर सकते। जबकि मेरा केस शेड्यूल पी नंबर 16904 और 2020 तक पेंडिंग था। 2020 में उसमें एक रिव्यू एप्लीकेशन थी, वो 2024 में जाके डिसाइड हुई है, जिसमें एक रिव्यू एप्लीकेशन थी जो 2020 में ही फाइल होगी थी। उसके बावजूद भी ये मेरा रिकॉर्ड को नष्ट कैसे कर सकते हैं। तो एचपीएससी ने कमीशन को जवाब दिया कि हमने 11 जून 2014 को रिकॉर्ड नष्ट कर दिया था और जो केस के मैंने नंबर लिखे रिव्यू एप्लीकेशन के या शेड्यूल पी नंबर उनका हवाला देते उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने ऐसे कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं किए थे कि इसके रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए। कमीशन ने यानी आरटीआई आयोग ने एचपीएससी के इस जवाब के आधार पर फैसला दे दिया कि जब रिकॉर्ड नष्ट कर दिया गया है तो सूचना कैसे उपलब्ध करवाई जा सकती है। मैंने कमीशन को फिर एक रिव्यू एप्लीकेशन लगाई कि हाई कोर्ट में 2019 में एचपीएससी ने रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है मेरा। जब 2019 में एचपीएससी मेरा रिकॉर्ड प्रस्तुत कर रही है हाई कोर्ट में, इसका सीधा सा मतलब है कि 2019 में इनके पास रिकॉर्ड था। 2014 में जो जलाने की बात करें ये कमीशन को यानी कि आरटीआई के आयोग को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आरटीआई कमीशन ने मेरी उस रिव्यू एप्लीकेशन को स्वीकार किया और एचपीएससी को फिर नोटिस दे दिया। एचपीएससी ने फिर उसका जो जवाब दिया उसमें लिखा है कि जो हाई कोर्ट में रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया था वो 11 जून 2014 से पहले किया होगा। हमने तो 11 जून 2014 का रिकॉर्ड जला दिया है, नष्ट कर दिया है, जबकि उन्होंने 2019 में प्रस्तुत किया था। तो जो आरटीआई थी, जो एचपीएससी का जवाब था, कमीशन का फैसला था, उसको लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। एचपीएससी का चमत्कार, 2014 में नष्ट किया रिकॉर्ड, 2019 में हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया, आरटीआई से हुआ खुलासा। अगर वह वीडियो भी आप देखना चाहें उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक को क्लिक कीजिए और वीडियो देख लीजिए। अब मेरे उस केस के कुछ प्रमाण आपको दिखा देते हैं जो 2012 से एचपीएससी के खिलाफ चल रहा है। ये हाई कोर्ट की साइट से पहले उसका स्टेटस देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए केस नंबर है शेड्यूल नंबर 16904 2012 का। राइट साइड में डेट दी गई 30 अगस्त 2012 यानी कि इस तारीख को ये फाइल किया गया था। बीच में आगे देखेंगे यहाँ डिसमिस दिखाया गया है 16 जनवरी 2020 को, जबकि केस डिसमिस नहीं हुआ था, डिस्पोज ऑफ हुआ था। आप इसका जजमेंट हाई कोर्ट की साइट पर पढ़ सकते हैं। इसमें 2 सीएम एप्लीकेशन लगी हैं क्योंकि एचपीएससी के वकील ने 2 बार जो जवाब दिया था, दोनों बार कोर्ट को गुमराह किया था, झूठ बोला था। उसके जवाब में हमने एप्लीकेशन लगाई थी आरटीआई से प्रमाण लेकर। उसके बाद इसमें एक रिव्यू एप्लीकेशन लगी है जिसके खिलाफ हमने केस डाला था, उसने लगाई थी। ये नीचे उसका स्टेटस दिखा रहा है और नीचे आप ये देखते जाएंगे ये सारी उसकी डेट है। कोर्ट के स्टेटस का दूसरा पेज है। यहाँ टॉप में देखिए शेड्यूल नंबर 16904 2012, यहाँ 16 जनवरी 2020 को ये फाइनल ऑर्डर आया है और नीचे ये बहुत सारी डेट है, यानी कि 2012 से लेके 2019 तक जितनी डेट लगी है और इसमें जितने इंटरिम ऑर्डर पास हुए हैं ये सारे अभी भी हाई कोर्ट की साइट पे उपलब्ध है। आप हाई कोर्ट की साइट पे जाके इनको चेक कर सकते हैं। इस केस में इंटरेस्टिंग बातें आपको बताते हैं। ये केस अगस्त 2012 में फाइल किया था। अगस्त 2012 में ही जिसको मैंने पार्टी बनाया था उसको नोटिस सर्व हो चुका था, क्योंकि वो बंदा डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की श्रेणी में अप्लाई किया था। उसने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ये लिखा है कि मैं फला फला स्कूल में एज ए गेस्ट लेक्चरर काम कर रहा हूं और उसको उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने वेरीफाई कर रखा था। 2005 में उसने स्कूल में ज्वाइनिंग की थी और जब सिलेक्शन हुआ तब तक वो उसी स्कूल में था। जो एचपीएससी के वकील ने हाई कोर्ट में जो दलीलें दी थी उनको हमने आरटीआई लगा के उस स्कूल से उसके डॉक्यूमेंट लेके और हाई कोर्ट में सबमिट कर दी थी। उसी के आधार पर उस बंदे का जो सिलेक्शन था उसको हाई कोर्ट ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। अगस्त 2012 से लेके जनवरी 2020 तक जब तक केस चला उस बंदे ने हाई कोर्ट में कोई भी वकील खड़ा नहीं किया। आप ये सोचिए, अगर किसी बंदे का सिलेक्शन हुआ है और कोई उसके सिलेक्शन को चैलेंज कर दे, हाई कोर्ट का नोटिस उसके घर पे चला जाए, तो आप सोच सकते हैं वो बंदा भागा भागा हाई कोर्ट जाएगा या नहीं जाएगा। वो भागा भागा हाई कोर्ट भी जाएगा, महंगे से महंगा वकील करने की कोशिश करेगा, लेकिन उस बंदे ने हाई कोर्ट में ना कोई वकील खड़ा किया और ना ही कोई अपना जवाब दावा पेश किया। 2012 से लेकर 2020 जनवरी तक वो बंदा हाई कोर्ट नहीं गया, अपनी दलील नहीं रखी। 2020 में जब उसके खिलाफ फैसला आ गया फिर वो हाई कोर्ट में जाता है, रिव्यू एप्लीकेशन डालता है। रिव्यू एप्लीकेशन उसी जज के पास जाती है जिस जज ने फैसला दिया होता है, और जिस जज ने एक बार जो फैसला दे दिया
वो रिव्यू एप्लीकेशन में अपना फैसला नहीं बदलता, रिव्यू एप्लीकेशन को खारिज करता है। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है, 2012 में जब उसको हाई कोर्ट का नोटिस जारी हो चुका था, ये हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर में भी लिखा है कि उसको नोटिस सर्व हो गया, और 2020 तक वो हाई कोर्ट में नहीं जाता है। 7 या 7.5 साल के बाद अगर कोई हाई कोर्ट में जाता है और ये कहता है कि जी मैं पीड़ित हूं, मेरा पक्ष सुना जाए, मेरे को नौकरी से ना हटाया जाए, तो कोर्ट का सीधा सा सवाल होना चाहिए, भाई आप 7 साल तक थे कहां? आपको जब हाई कोर्ट ने नोटिस दिया था 7 साल पहले, आपने अपने नोटिस का जवाब क्यों नहीं पेश किया, अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? तो उसकी रिव्यू एप्लीकेशन पहली डेट में ही खारिज हो जानी चाहिए थी। लेकिन यहां उसकी रिव्यू एप्लीकेशन को हाई कोर्ट ने स्वीकार भी किया, अपने खुद के फैसले पे रोक भी लगा दी, और उस रिव्यू एप्लीकेशन में 4 साल भी निकाल दिए। उस रिव्यू एप्लीकेशन का स्टेटस एक बार देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए रिव्यू एप्लीकेशन का नंबर है RA-68 ऑफ 2020। ये फाइल की गई थी 12 फरवरी 2020 को। यहाँ नीचे मेरा केस नंबर है सीलूपी नंबर 16904 2012 का, और इसको डिस्पोज ऑफ किया कब? 19 जनवरी 2024 को। यानी 4 साल इस रिव्यू एप्लीकेशन के दम पे उसको नौकरी निकाल दी। RTI से मैंने उस बंदे के स्कूल से जो उसको पे दी गई थी उसके रिकॉर्ड मंगवा लिए थे, यानी जिसमें विज्ञापन निकला था, आखिरी तारीख थी, उसमें भी वो गेस्ट टीचर था, जिसमें रीएड हुआ उसमें भी वो गेस्ट टीचर था, जिसमें स्क्रीन टेस्ट हुआ उसमें भी गेस्ट टीचर था, जब फाइनल सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसमें भी वो गेस्ट टीचर था। यानी 2005 से लेकर 2012 तक कंटिन्यू वो गेस्ट टीचर था। और हरियाणा सरकार की जो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की पॉलिसी है, उसके अनुसार अगर किसी का आमदनी का साधन है तो वो डिपेंडेंट की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी उसका डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की श्रेणी में सिलेक्शन कर दिया। जबकि हरियाणा सरकार की जो एक्स सर्विसमैन की पॉलिसी है और एचपीएससी का जो विज्ञापन था उसमें स्पष्ट लिखा था कि पहले एक्स सर्विसमैन लगाए जाएंगे, उसके बाद ही डिपेंडेंट की बारी आएगी अगर कोई एलिजिबल एक्स सर्विसमैन नहीं मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 1990 के आसपास का, दिलवान सिंह अदर्स के नाम से, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा है कि जो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन दी गई है वो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, यानी कि दोबारा से बसाने के लिए दी गई है, इसलिए डिपेंडेंट से पहले एक्स सर्विसमैन का हक बनता है। लेकिन यहां मेरे सब कुछ एलिजिबल होने के बावजूद भी मेरा नाम हटाकर डिपेंडेंट की श्रेणी में एक ऐसे बंदे का सिलेक्शन कर दिया है जो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की श्रेणी में आता भी नहीं है, और 2012 से लेके आज तक कंटिन्यू सर्विस कर रहा है। एचपीएससी उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 2012 से लेकर 2020 तक उस बंदे ने हाई कोर्ट के नोटिस का जवाब तक नहीं दिया और फिर भी कंटिन्यू सर्विस कर रहा है। और जो अभी ज्वाइनिंग हुई है परमिला वाला केस से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी नौकरी को कितना खतरा हो सकता है। एचपीएससी इतनी आसानी से किसी की नौकरी नहीं जाने देती। उस मामले में मैंने डबल बेंच में मार्च 2024 में एलपीए फाइल की थी। पहले तो हाई कोर्ट में उस एलपीए पे 2 बार ऑब्जेक्शन लगा दिए और उस ऑब्जेक्शन में ही मार्च से लेकर जुलाई तक का टाइम निकाल दिया। जुलाई 2024 में जाके मेरी डबल बेंच में वो अपील स्वीकार की गई है। उसमें हमने यही दिखाया है, पहली बात तो वो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की श्रेणी में नहीं आता है, और ये बात खुद हाई कोर्ट के सिंगल जज के फैसले में लिखी हुई है। डेट वाइज बाकायदा उसकी एंट्री है कि कितनी कितनी तारीख को वहां पे गेस्ट लेक्चरर था, उन्हीं तारीख में जो तारीख का हवाला देके एचपीएससी हाई कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करता है। दूसरा, हमने आरटीआई से जो डॉक्यूमेंट लिए हैं, आरटीआई कमीशन का जो फैसला है, एचपीएससी जो दोबारा फिर लिख के दे रही है कि हमने जो रिकॉर्ड है 11 जून 2014 को जला दिया था, जबकि हाई कोर्ट में 2019 में एचपीएससी ने मेरा रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है जिसमें इंटरव्यू के नंबर भी दिखाए गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है, अगर एचपीएससी ने उस भर्ती से संबंधित सारा रिकॉर्ड जला दिया था, नष्ट कर दिया था, तो 2019 में मेरे केस में जो एचपीएससी ने रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है वो फर्जी रिकॉर्ड था। आप इंटरिम ऑर्डर में पढ़ सकते हैं, हाई कोर्ट में एचपीएससी ने मेरा रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है। उन्हीं को लेके ये डबल बेंच में मैंने एलपीए डाली हुई है। एलपीए का नंबर है 1602 ऑफ 2024। अब उसका स्टेटस आपको दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में देखिए एलपीए नंबर 1602 ऑफ 2024, ये रजिस्टर हुआ है 15 जुलाई 2024 को, जबकि मैंने फाइल किया था मार्च में। ऑब्जेक्शन लगने के बाद ये आगे निकल गया है। यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे इसको पेंडिंग दिखा रहा है, बीच में देखेंगे नेक्स्ट डेट, और आगे राइट साइड में देखेंगे खाली है, अभी इसकी कोई डेट नहीं दिखा रहा है। नीचे जो डेट देखेंगे, पहली जो सुनवाई हुई थी इसकी 17 जुलाई को, और जो दूसरी सुनवाई हुई थी वो 18 नवंबर को। ये दोनों सुनवाई 2024 में हुई थी, और जो तीसरी सुनवाई होनी थी वो 11 मार्च को होनी थी, लेकिन 11 मार्च को जज साहब छुट्टी पे होने के कारण इसको आगे डेट दी गई है 7 जुलाई 2025, जबकि यहाँ स्टेटस पे डेट भी अभी तक अपडेट नहीं की है। 11 मार्च को भी 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। ये सब प्रमाण देखने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि मेरी जगह जिस बंदे का सिलेक्शन किया है
वो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की श्रेणी में भी नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मैं एक्स सर्विसमैन खुद अवेलेबल हूं, एलिजिबल हूं, उसके बाद भी मेरी जगह उस बंदे का सिलेक्शन कर दिया है और 2012 से 2020 तक उस बंदे ने हाई कोर्ट के नोटिस का जवाब तक भी नहीं दिया। उसको बचाने के लिए एचपीएससी लड़ रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो बाकी जो भर्ती एचपीएससी ने की है, खासकर जैसे पीजीटी मैथ की, उनको बचाने के लिए एचपीएससी क्या कुछ नहीं करेगी। दूसरा, जो ये प्रमिला वाला फैसला आया है, इसमें प्रमिला को एचपीएससी ने पहले ही आउट कर दिया है, क्योंकि डबल बेंच में उन्होंने परमिशन दे दी थी कि हम इसको सब्जेक्टिव टेस्ट में अप्लाई करवा देते हैं। वो सब्जेक्टिव टेस्ट में अपीयर भी हुई है और सब्जेक्टिव टेस्ट में एचपीएससी ने उसको कम नंबर देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर जाएगी एचपीएससी कहेगी कि इसको हमने सब्जेक्टिव टेस्ट में अपीयर करवा दिया था और सब्जेक्टिव टेस्ट में ये क्वालिफाई नहीं कर पाई है, इसलिए इसका मुद्दा ही खत्म हो जाता है। रही बाकी बंदों की, उस पर एचपीएससी क्या चाल चलती है, उस पर आने वाला टाइम बताएगा। आप इन डॉक्यूमेंट से अंदाजा लगा सकते हो कि एचपीएससी किस तरह से हेराफेरी करती है या किस तरह से अपने सिलेक्शन किए हुए बंदों को बचाने की कोशिश करती है। जो भर्तियां अभी पेंडिंग है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हो या एचपीएससी की हो, उस पर यह फैसला लागू होना चाहिए। हालांकि प्रमिला को भी हाई कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि 2011 में ही सीडब्ल्यूपी नंबर 3280 ऑफ 2011 एचपीएससी के खिलाफ सेम फैसला आ चुका था, लेकिन फिर भी एचपीएससी इस तरह की गड़बड़ियां करती है। जो भर्तियां पेंडिंग है, चाहे वो एचपीएससी की हो चाहे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हो, उस पर यह फैसला लागू होना चाहिए। कितना लागू करते हैं ये उन एजेंसियों पर निर्भर करेगा जिनकी ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुकी है। पीजीटी मैथ को छोड़कर उनके खिलाफ हाई कोर्ट का यह फैसला है ही नहीं। मैथ पे भी स्क्रीन टेस्ट को रिवाइज करने के लिए बोला गया है। अब एचपीएससी क्या करता है क्या नहीं करता, आने वाला समय बताएगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितने आपको डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, उसके आधार पर मुझे लगता है एचपीएससी आखिरी दम तक उनको बचाने की कोशिश करेगी जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, क्योंकि ये एचपीएससी की साख का सवाल है। अगर एक भी कैंडिडेट को नौकरी से हटना पड़ा तो एचपीएससी की साख धूमिल हो जाएगी और एचपीएससी अपनी साख बचाने के लिए कहीं तक भी पूरी ताकत लगाने की कोशिश करेगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।